हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैंड्स ऑन बायोलॉजी एंड मैं हूं आपकी विशाखा मैम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर अबाउट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। 1 tree can make 1 million matchstick, but 1 matchstick can burn 1 million trees। यानी कि स्टूडेंट एक नेगेटिव थॉट आपके सारे पॉजिटिव थॉट्स को ख़राब कर सकता है। तो इस प्रिपरेशन जर्नी में स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड ये जर्नी क्वाइट चैलेंजेस से भरी है, बहुत सारे अप डाउन्स, इमोशनल, it is emotionally exhausting, mentally exhausting, physically exhausting journey, but in the end it is all worth it। आपको इस पूरी जर्नी में पॉजिटिव रहना है, अपने गुरुओं से बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है, बट नेगेटिव नहीं होना है। अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा खाना है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी आपको पॉजिटिव रखना है। ओके, तो बिना देर करे स्टूडेंट हम फर्दर पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो टिल नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक आप पढ़ चुके हो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, किसमें? जेनेटिक्स में, राइट? वहाँ पर हमने लॉस पढ़े थे, वहाँ पर हमने देखा था इनहेरिटेंस के कौन कौन सी प्रिंसिपल्स होते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो वी स्टडीड द पैटर्न, बट नाउ वी आर स्टडीइंग द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनहेरिटेंस। यानी कि हम इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ने वाले कि आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो डीएनए है, वो प्रोटीन है, वो आरएनए है, विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनहेरिटेंस। ओके, और ये आज की डेट में हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ डीएनए, राइट? तो हम एक यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर मिलता है डीएनए, राइट स्टूडेंट? मेंडल ने वर्ड फैक्टर और एलिमेंट यूज किया था, रिमेंबर? Mendel used word factor or element, but with rising curiosity in 1926, the search for this factor reached to the molecular level. And this led to the development of new branch of science जिसको हम बोलते हैं मॉल बायो, that is molecular biology. Okay? Now student, जीन इज द फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन केमिकली क्या है बच्चों? डीएनए। अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में रिवाइज कर आए हो। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, नहीं किया तो स्टूडेंट डू रिवाइज बायोमोलिक्यूल्स, थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज इज रिक्वायर्ड हेयर। एंड आज का लेक्चर एक तरीके से वही रिविजन होने वाला है, हम इंट्रोडक्शन टू डीएनए पढ़ने वाले हैं। ओके, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट? न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। वो इन्फॉर्मेशन एसेंशियल है लाइफ के लिए, और ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये न्यूक्लिक एसिड हैं पॉलीमर्स, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। तो फिर इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है, तो इसका पॉलीमर क्या है? इसका पॉलीमर है डीएनए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ स्टूडेंट, डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जबकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है फ्यू वायरसेस में, जैसे कि टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में। साथ के साथ ये एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह भी एक्ट करता है एमआरएनए। इतना ही नहीं, ये एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी हेल्प करता है, जैसे कि टीआरएनए। ये एक लिंक है, फिजिकल लिंक है बिटवीन एमआरएनए एंड एमिनो एसिड सीक्वेंस, एमिनो एसिड को लेकर आएगा एडेप्टर की तरह। एज वेल एज ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। राइबोजाइम स्टूडेंट्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। वी नो दैट 23 sRNA in case of prokaryotes and 20 sRNA in case of eukaryote, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह, मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह, एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह और कैटलिस्ट की जैसे भी एक्ट करता है। आइए अपनी डिस्कशन को फर्दर लेकर जाते हैं टूवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए स्टूडेंट।
Now, DNA was first identified by Frederick Misher in the year 1869. और किस में इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था? इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स. हमें पता है कि पस सेल्स होते हैं WBCs. ओके, उन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लियन. क्या नाम दिया? न्यूक्लियन. इन्हीं के स्टूडेंट ऑल्टमैन फ्रेडरिक मिशर के ही 20 ईयर्स के बाद 20 ईयर्स के बाद बताते हैं कि अरे ये न्यूक्लिन तो एसिडिक है नेचर में, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड. और स्टूडेंट ये एसिडिक क्यों है? डीएनए एसिडिक क्यों है? हम पढ़ेंगे डीएनए बेसिस का बना है, तो बेसिस की बना होने के बावजूद ये एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस. पढ़ेंगे हम आगे. अब बात करते हैं डीएनए के स्टूडेंट. डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है. डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, राइट? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड. तो डीएनए के मोनोमर को, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड को हम बोल देंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड. ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है स्टूडेंट. अब सारी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की लेंथ सेम नहीं होती है, ये वैरी करती है स्पीशीज टू स्पेसिफिक, एंड ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होती है. तो लेंथ ऑफ डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है. और ये किन बातों पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नंबर ऑफ बेसिस. अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब क्या है? सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. और ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक स्ट्रैंड बना रहे हैं. दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. पर हमें पता है कि जो डीएनए हमारे अंदर है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में हम न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की बात करेंगे, हम बेस पेयर्स की बात करेंगे. ओके, तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो हम न्यूक्लियोटाइड या बेसिस की बात करेंगे. हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके डबल स्ट्रैंडेड का डेटा भी निकाल सकते हैं. तो आपकी एनसीईआरटी में स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट. आइए उन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं. जैसे कि पहला दिया हुआ है 5174 बैक्टीरियोफेज, है ना. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरियाज को, राइट. यहाँ पर हमने ट्रिक से भी समझा था इसको. ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है इसीलिए यहाँ पर बेस पेयर नहीं, सिर्फ बेसिस में लिखा हुआ है. लैम्डा फेज, अगेन हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट, देखो वायरस में डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल और आरएनए भी हो सकता है, बट नेवर बोथ. रिमेंबर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये पढ़ चुके हैं. यहाँ पर हमने कुछ ट्रिक से भी याद किया था स्टूडेंट कि 5386174 एंड 48 इज इक्वल टू 50-2, ये आपको याद रखना है. ह्यूमन जीनोम, जीनोम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जीनोम इज हैप्लॉइड. यहाँ से हम डिप्लॉइड कंटेंट भी निकाल सकते हैं. तो अगर आपको पूछा गया कि एक स्ट्रैंड में ये है तो डबल कितना, तो आप अकॉर्डिंगली उसको फिर यहाँ से निकाल सकते हो. अब स्टूडेंट डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है. डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है. ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. अब 2 वर्ड है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो. देयर आर 2 वर्ड्स, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर. किसका पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियोटाइड का. फिर न्यूक्लियोसाइड क्या है? अब हम ये सारी बातें समझते हैं. इसको समझने से पहले आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की. तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट है जिसके खुद के 3 कंपोनेंट हैं. क्या बोला मैंने? न्यूक्लिक एसिड बना है न्यूक्लियोटाइड से. ये एक न्यूक्लियोटाइड के खुद के 3 कंपोनेंट हैं. कौन कौन से 3 कंपोनेंट? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पेंटोज शुगर की. पेंटोज, पेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? पेंट मतलब 5 कार्बन के शुगर है. अगर डीएनए है तो वो शुगर हो जाएगी डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए है तो वो शुगर होगी राइबोस शुगर. दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? ध्यान से देखते हैं. ये दोनों ही केसेस में, इन केस ऑफ आरएनए एज वेल एज इन केस ऑफ
डीएनए, ये डीएनए की शुगर है, ये आरएनए की शुगर है। आप ध्यान से देखिए दोनों ही केस में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर कार्बन नंबर को 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम बोलेंगे, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजनस बेसिस में भी आएंगे, तो वहाँ पर हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन यूज़ करेंगे। इन केस ऑफ पेंटोज शुगर के कार्बन हम 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम यूज़ करेंगे। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलती है डीएनए में एंड राइबोस शुगर मिलती है आरएनए में। ये भी पेंटागोनल फ्यूरानोस रिंग है और ये भी पेंटागोनल फ्यूरानोस रिंग है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो सेकंड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन है इंस्टेड ऑफ OH। ऑक्सीजन हट गया, डीऑक्सी, तभी तो इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोस। बट अगर आप आरएनए को देखो तो सेकंड प्राइम, 2 प्राइम, सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन पर OH प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको राइबोस शुगर बोलते हैं। और अगर आप इसका O माइनस कर दोगे, डीऑक्सी कर दोगे, तो वो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना है, न्यूक्लियोटाइड बना है एक पेंटोज शुगर से। तो पेंटोज शुगर डीएनए के केस में होगी डीऑक्सी राइबोस, आरएनए के केस में होगी राइबोस। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ये छोटा पैकेट है पर बड़ा धमाका है, यानी कि प्यूरीन्स 9 मेंबर्ड है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इनको डाइसाइक्लिक बोलते हैं। जबकि पायरिमिडीन्स में देखो अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बट ये मोनोसाइक्लिक है, इसमें अल्फ़ाबेट्स कम है बट ये डाइसाइक्लिक है। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी जानते हो स्टूडेंट कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन कोई और एटम प्रेजेंट हो तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक है। ये 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये 6 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर 4 जगह नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, 4 पोजीशन पर। यहाँ पर सिर्फ 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन के एटम होंगे। कैसे याद रखेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। 9 से ज़्यादा तो हम जाएंगे ही नहीं इधर। 5 को हटा दो, 5 को हटा के देखो कौन कौन से ऑड नंबर बचे हैं, 1, 3, 7, 9। तो 1, 3, 7, 9। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ऑलरेडी ये 6 मेंबर्ड है, 5 तो है ही नहीं, तो 5 से पहले क्या बचा, 1 एंड 3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है 1 एंड फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर। तो दिस इज डाइसाइक्लिक एंड दिस इज मोनोसाइक्लिक। नाउ स्टूडेंट, प्यूरीन के एग्जाम्पल है आलू गोभी। आलू गोभी यानी कि एडेनाइन एंड ग्वानाइन, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब आलू गोभी को कट भी तो करना होगा ना, तो आलू गोभी को कट करेंगे, यानी कि पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। तो अगेन प्यूरीन क्या है, 9 मेंबर्ड, पायरिमिडीन क्या है, 6 मेंबर्ड, डाइसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, 1, 3, 7, 9, 1 एंड 3। इसके एग्जाम्पल आलू गोभी, दैट इज एडेनाइन एंड ग्वानाइन, उसको कट किया, दैट इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। थाइमीन केमिकली 5 मिथाइल यूरासिल ही है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरासिल। ओके, अब स्टूडेंट क्लास 11th में आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर इसका पढ़ चुके हो। क्लास 12th में हमें स्ट्रक्चर पर इतना ध्यान नहीं देना है, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। बट यहाँ पर आप देखो, 2 रिंग ग्वानाइन, 2 रिंग एडेनाइन, सिंगल रिंग मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक एंड मोनोसाइक्लिक। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि कितने नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, देखो एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ओके, डीएनए के अंदर ATGC प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है, याद रखना। ओके, डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है, ATGC होता है। जबकि आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है, इन प्लेस ऑफ थाइमीन वहाँ पर प्रेजेंट होता है यूरासिल। इस वजह से भी एक रीज़न है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा नहीं है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो ये देखो, ये OH ग्रुप इसको स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी कम कर देता है, तो इसीलिए डीएनए इज़ मोर स्टेबल, डीएनए इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। दूसरा कारण ये भी है कि डीएनए के पास थाइमीन है, जो फिर से एज कम्पेयर टू यूरेसिल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, इसीलिए डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बात कर लेते हैं अब फॉस्फेट ग्रुप की, H3PO4, इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस शुगर के साथ मिलकर
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन बनाता है। ठीक है, ये शुगर है, ये फॉस्फोरस है, ये बैकबोन बनाया, और नाइट्रोजनस बेसेस अंदर की तरफ क्या कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल राइट फॉस्फोरस। और आप ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज जो आ रहे हैं, एसिडिटी जो प्रोवाइड करा रहा है वो फॉस्फोरस ही करवाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट आपस में जुड़ जाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। फिर ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? आओ न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड है जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या एब्सेंट है? यहाँ पर एब्सेंट है फॉस्फेट। ओके, यहाँ पर फॉस्फेट एब्सेंट है। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब शुगर देखो, चाहे वो राइबोज शुगर हो, चाहे वो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, अब हम डीएनए को ही कंटेक्स्ट में लेके चलेंगे। तो अभी आपको बताया था मैंने 5 कार्बन की शुगर होती है, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और ये 5th कार्बन ऊपर की तरफ है। तो याद रखना बच्चों, शुगर के पहला कार्बन, क्या बोला मैंने? फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर विल मेक अ बॉन्ड विद नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन भी हो सकता है और पायरिमिडीन भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ प्यूरिन कार्बन तो 1 प्राइम ही रहेगा, बट 9th पोजीशन का नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा शुगर के साथ, बेस का। तो क्या बोला मैंने? शुगर का 1 प्राइम कार्बन और बेस का, नाइट्रोजनस बेस का 9th पोजीशन का नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इस बॉन्ड में क्योंकि शुगर इन्वॉल्व है और नाइट्रोजन भी है, तो हम इसको एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। तो देखो पोजीशन कार्बन की, यानी कि शुगर में जो कार्बन प्रेजेंट है उसका 1 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर एंड 9th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन प्यूरिन, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन के केस में शुगर का तो नंबर सेम है, 1 प्राइम ऑफ शुगर, 1 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर, बट फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो फिर से स्टूडेंट, इन केस ऑफ प्यूरिन एंड दिस इज पायरिमिडीन। प्यूरिन के केस में स्टूडेंट जो आपकी शुगर है, इसका 1 प्राइम का कार्बन बॉन्ड बनाएगा 9th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजनस बेस के। और पायरिमिडीन के केस में अगेन शुगर का 1 प्राइम कार्बन ही है, बट नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है? 1। तो हमारी ट्रिक क्या है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर। प्यूरिन में जो बेस में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9, और पायरिमिडीन में सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। का शुगर का तो सेम ही नंबर इन्वॉल्व है, तो 1 9 1 1। ओके, तो ये बन गया एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसमें फॉस्फेट तो है ही नहीं, अब आप इसी स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ऐड कर दो, तो वो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। तो देखो न्यूक्लियोसाइड तो ये ऑलरेडी है, शुगर प्लस बेस इज व्हाट? न्यूक्लियोसाइड। और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप देखिए, शुगर के साथ अगर, इस पूरे न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आकर जुड़ जाए फॉस्फेट, तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ पर मैंने और इसको डिटेल में बनाया हुआ है। तो 1 प्राइम पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, हमें पता है कि 3rd प्राइम पे एक फ्री OH है, और 5th पोजीशन पर आकर फॉस्फेट जुड़ेगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल आएगा, याद रखना जब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए तो भी रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, है ना, एस्टर बॉन्ड बनेगा, और फॉस्फेट भी है, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मेरी बात ध्यान से सुनो, दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जबकि शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड।
आई बात समझ में? ये एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड है और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोसाइड का पॉलीमर नहीं है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ओके, तो अब आपको यहाँ से क्लियर होगा। ये देखो, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये इतना क्या है? ये है आपका न्यूक्लियोसाइड और ये पूरा क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड। गॉट दैट? तो स्टूडेंट, यहाँ पर यही मैंने शो किया है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो अगर आपसे पूछा कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, नहीं, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? देखो, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसको अगर मैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ूं तो उनके बीच में क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है? जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका जो थर्ड कार्बन पे OH है, वो बॉन्ड बनाएगा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट के साथ। तो OH और फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। गॉट दैट? तो स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि फिफ्थ पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहेगा और थर्ड पोजीशन पर एक OH ग्रुप हमेशा क्या रहेगा? फ्री रहेगा। डीएनए का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। 5 प्राइम पर एक फॉस्फेट फ्री है और 3 प्राइम पर एक OH ग्रुप फ्री है। यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ बेसेस -2 कर देना इन केस ऑफ लीनियर, क्योंकि सर्कुलर के केस में क्या हो जाएगा? जितना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ बेसेस होगा, बट लीनियर के केस में हमें -2 करना है। जैसे कि 200 बेस पेयर हैं, तो बताओ कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे? तो बेस पेयर दे रखा है, पहले हम नंबर ऑफ बेसेस निकालेंगे। तो 200 इंटू 2 400। हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नंबर ऑफ बेसेस -2, दैट इज 400 - 2 398। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड का आपको इमेज दिख रहा है। नाइट्रोजनस बेस, ये कुछ भी हो सकता है, प्यूरिन हो सकता है, पायरिमिडीन हो सकता है। ये सिंगल मोनोसाइक्लिक है तो डेफिनेटली एक पायरिमिडीन होगा। ये शुगर है, ये राइबोज हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज हो सकती है, और ये है फॉस्फेट। ओके, ये नाइट्रोजनस बेस है। देखो, एडेनाइन है, एडेनाइन पर आप देखो शुगर का तो हमेशा पहले ही कार्बन रहेगा 1 प्राइम, और इस केस में क्या रहेगा? 9th नाइट्रोजन। इसने आपस में लिंकेज बनाई जिसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यहाँ पर देखो ये बना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे ही अगर हम आरएनए और डीएनए की न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की बात करें, पेपर में आएगा कि एडिनोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, या न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेस है। तो देखो, आरएनए के केस में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो हमारी शुगर कौन सी रहेगी? राइबोस। अब इस राइबोस में आप नाइट्रोजनस बेसेस ऐड कर दो, है ना, नाइट्रोजनस बेसेस। याद रखना मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम अलग अलग होते हैं। अगर हमारी शुगर है राइबोस, तो नाइट्रोजनस बेसेस आरएनए में कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं A, G, C and U। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस ने क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड है, गुआनोसाइन, साइटिडीन एंड यूरिडिन ये न्यूक्लियोसाइड है, बट आरएनए इनका पॉलीमर नहीं है। अभी इनमें हम क्या ऐड करेंगे? फॉस्फेट। अब हम इनमें फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये बन जाएगा एडिनिलिक एसिड, जिसको हम AMP यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। मोनोफॉस्फेट क्यों? क्योंकि इसमें आके सिर्फ एक फॉस्फेट जुड़ा है। दिस इज GMP गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, CMP साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड UMP यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो फिर से शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस ने क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड।
और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ने क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे डीएनए में बात करते हैं, देखो डीएनए की केस में हमारी शुगर क्या हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोस, और नाइट्रोजनस बेसेस क्या हो जाएंगे, AGCT। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस से बना न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सीथाइमीन। यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर यूरिडीन प्रेजेंट नहीं होगा, ये डीएनए है। अब ये न्यूक्लियोसाइड है, अब इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो सब में क्या ऐड कर देंगे, फॉस्फेट ऐड कर देंगे। तो वो बन जाएगा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड या डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, यानी कि डीऑक्सी साइटिडीन, मोनोफॉस्फेट एंड सो ऑन। याद रखना फिर से स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, आरएनए और डीएनए, इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड क्या है, शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, शुगर बेस प्लस फॉस्फेट। अगर क्वेश्चन है कि 200 न्यूक्लियोटाइड है तो बताओ बेस कितना होगा, शुगर कितना होगा, फॉस्फेट कितना होगा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे। तो अगर 200 न्यूक्लियोटाइड है तो बेस भी 200 होंगे, शुगर भी 200 होगी, फॉस्फेट भी 200 होगा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जल्दी से बताओ। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के बीच में। ये भी कितने बनेंगे स्टूडेंट, 200। अगर बोला है कि 200 न्यूक्लियोसाइड हैं तो बेस कितने होंगे, 200, शुगर कितनी होगी, 200, फॉस्फेट कितने होंगे। तो यहाँ पर फॉस्फेट 200 मत लिख देना, क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर फॉस्फेट कितना होगा, 0, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे, यहाँ पर भी 200। ओके, तो ये देखो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ओके, तो ये शुगर है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पर है फॉस्फेट। ये पूरा एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। इसके बीच में क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यहाँ पर क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड, अब दूसरा सब यहाँ पर है एक न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, दिस इज फॉस्फोएस्टर, दिस इज फॉस्फोडाइस्टर। तो ये देखो, पहले शुगर का 5th कार्बन फ्री है तो इसीलिए हम इसको 5 प्राइम बोलते हैं, और दूसरे शुगर का 3rd पोजीशन फ्री है इसीलिए हम 3 प्राइम बोलते हैं। ओके, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ये होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का, जिसमें हम सेलिएंट फीचर्स भी देखेंगे अबाउट डीएनए। थैंक यू स्टूडेंट्स।